हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। खैर हमारा थोड़ा ख़राब है, फीवर वगैरह इस समय, वायरल वगैरह। मौसम कैसा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ रेनी सीजन प्लस वायरल फीवर, टाइफाइड वगैरह का सीज़न है। अभी सोचे थे बोर्ड पे आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस कंडीशन में नहीं है, तो हम सोचे क्यों ना अभी स्पेसिमेन पेपर डिस्कस कर लें आपसे। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसका। बता दें ये आपके लिए किस तरीके से वैल्यूएबल है। ये वैल्यूएबल है आपके लिए कि जब आप पूछते हो कि सर कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको सर नहीं सैंपल पेपर बताएगा कि कहाँ से आप कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करके तैयार करो, कौन से चैप्टर को थोड़ा स्किप कर सकते हो, मतलब कम ध्यान दे करके भी काम चला सकते हो। ये सब सैंपल पेपर से आपको ये पता चल जाते हैं। ठीक है, अभी मार्केट में सैंपल पेपर आना शुरू हो जाएंगे अब धीरे धीरे। अभी तो क्वेश्चन बैंक वगैरह है, ये सैंपल पेपर है जिसको हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। जल्दी से जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उनको सॉल्व कर लो। जब सैंपल पेपर आएंगे तो आपको वहां से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी रहेगी। क्वेश्चन पेपर के लिए जो आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन बैंक आपको रेफर करते हैं ओसवाल गुरुकुल की। ठीक है, ओसवाल गुरुकुल की, ये हमारे पास में हिस्ट्री एंड सिविक्स की है। फिलहाल ये इसलिए बता रही होगी हिस्ट्री का अभी हम हिस्ट्री एंड सिविक्स सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो यही रेफरेंस में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको परचेज करो। और मैं फिर कह रहा हूँ सैंपल पेपर आने के पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर सैंपल पेपर पे डिस्कस करना, सैंपल पेपर जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक, चलो देखते हैं आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 2024 का ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। 80 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स की आपके पास टाइमिंग होती है। ठीक है, पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए होते हैं, यानी 2 आवर्स प्लस 15 मिनट आपका पेपर होगा। तो 15 मिनट आप आराम से पेपर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में फिर ये है पेपर जो है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 जो है वो कंपलसरी होता है, कुछ नहीं छोड़ना है। और यही वो चीज है जिससे आप यहाँ पे, मतलब अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको पूरी बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी, आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। समझ रहे हो? क्योंकि ये पूरे बुक से आता है। ठीक, यहाँ पे ये है कि चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल आप 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से आप जब पेपर देखोगे तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ कुछ चैप्टर्स की प्रिपरेशन अगर वीक रह जाएगी तो भी हम अच्छा करेंगे। वो इस वाले में आता है, पार्ट सेकंड वाले में। तो पार्ट सेकंड से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पार्ट सेकंड जो है वो 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। और सेक्शन ए और सेक्शन बी वही है, एक आपका हिस्ट्री का होगा, दूसरा आपका सिविक्स का होगा। सेक्शन ए में आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, ये सेक्शन बी से। ठीक है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 3 करने हैं, और सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं। तो 2 + 3 कुल मिला के ये आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, होप आपको ये चीज पहले से पता रहेगी, तो वहां पे बोर्ड में जाके वो 15 मिनट आप केवल पेपर पढ़ोगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो पार्ट फर्स्ट कंपलसरी वाला देखते हैं। इसमें देख सकते हो आप कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, एमसीक्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सभी एमसीक्यूज हैं। आप यहाँ से देख सकते हो हम इसको पढ़ते हुए और 1-2 क्वेश्चन बताते हुए, बाकी आपसे कमेंट में आंसर की उम्मीद करते हुए इसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बस क्वेश्चन के नेचर पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ भाई ऑर्डिनेंस जो है उसको टेम्परेरी लॉ क्यों कहते हैं। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए, बताना कि इनमें से किस वजह से इसको टेम्परेरी कहते हैं। ठीक है, अपने आप में चारों सही हैं कि भाई जो ऑर्डिनेंस है उसको कैबिनेट प्रिपेयर करती है, ये भी सही है। ठीक है, जब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रही होती तभी इशू किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो 6 वीक्स के अंदर इसको अप्रूव नहीं करती है तो इनऑपरेटिव हो जाता है, ये भी सही है। और प्रेसिडेंट ही इसको प्रोमलगेट करता है, ये भी सही है। लेकिन इसको टेम्परेरी लॉ क्यों कहते हैं, उसके लिए ये सही है क्योंकि अगर 6 वीक के अंदर अगर उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो इनऑपरेटिव हो जाएगा, इसलिए टेम्परेरी है। अपने आप में ये करेक्ट सब है, लेकिन टेम्परेरी कहने के लिए ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वाला है। आप कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि इस बार का पेपर जो है सर बता रहे थे ऐसा कुछ कि क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, तो हाँ ये क्रिटिकल चीज है, ये डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, अब एक क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, कि हाँ ये आपके कितने सिटीजन है, 1 2 3 4 सिटीजन है, और सबकी यहाँ पे एज दी हुई है, और सबके अपने अपने करेक्टर सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, और बताना है कि कौन जो है वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, उसके लिए एलिजिबल है। तो भाई ये 35 ईयर के हैं लेकिन ये बैंकरप्ट है, तो ये नहीं बन सकते। एक 25 ईयर का सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन चूंकि राज्यसभा के लिए जाना है तो ये 30 होनी चाहिए, तो भाई ये भी नहीं बन सकते। एक लोग 30 ईयर के हैं और वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास
अगर से हैं तो इसके लिए ऐसा नहीं कि वो एलिजिबल नहीं हुए, ये एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं, यानी ये ठीक है। चलो फिलहाल ये भी देख लेते हैं। ये 31 ईयर के एज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन भाई क्रिमिनल ऑफेंस में इनको 2 साल की जेल हो चुकी है, तो ये भी नहीं बन सकते, तो ये सही है। अब 2 साल की जेल वाला आप देखो, अभी अगर राहुल गांधी वाला मैटर पता होगा तो पार्लियामेंट में कुछ अपनी स्पीच की वजह से एक लोअर कोर्ट ने उनको 2 ईयर की पनिशमेंट दे दी थी, इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, और तुरंत उनको वहां से पार्लियामेंट से क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। आपको अगर केस पता होगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से आप वो चीज याद रख सकते हो। चलो, तो कौन सा सही है भाई, वाई जो है राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। इसके बाद में है अपोजिशन अगर ये फील करता है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसके पास अब लोकसभा मेजोरिटी नहीं है, तो कौन सा मोशन लेकर के आएगी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी। ये भी अभी करंट अफेयर की न्यूज है। अभी जल्दी में कांग्रेस जो है, या जो इस समय यूपीए के बजाय अब क्या बन चुकी है, इंडिया, ठीक है, वो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आई थी, आपको याद होगा। तो वो चीज है। इसके बाद में ये कि कोर्ट अगर अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू करती है तो वो कौन से ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो रिवाइजरी में आता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आगे आप देखो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से आएंगे, आपको आंसर यहाँ से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आंसर आपको यहाँ से करना है, ठीक है। पीसीएस तक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं बड़े एग्जाम में। आप सोचो कि आप बहुत बेहतरीन एग्जाम दे रहे हो इसका, जब कोई ये कंपटीशन जो आपको क्या लड़ाई वगैरह करते रहते हो सीबीएसई वालों से, कौन टफ है कौन टफ है, उनको क्वेश्चन दिखाओ कि भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे में आते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन तो आता है जैसे वो एनालॉजी वाला है ना, तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट सिविल केसेस सुनता है तो सेशन कोर्ट कौन से केसेस सुनता है, ठीक है, बताओ। बहुत इजी है, वैसे भी मैंने कम्युनिटी टैब पे करवा दिया, इसका आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, जो कि टेलीग्राम पे जाके खुलेगी, वहां से पीडीएफ आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक। चलो यहां से देखो, चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री नेम्ड एक्स हैज डिसाइडेड टू इन्फोर्स अ लॉ सिमिलर टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट व्हिच वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश in India in 1878 to control and regulate the vernacular press. Based on this information, who among the following is most likely to benefit from the enforcement of the law in X? ठीक है, यानी कंट्री का नेम क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री नेम्ड एक्स, कंट्री का नाम है एक्स, उसने डिसाइड किया है एक लॉ, बिल्कुल वैसे जैसा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अब देखो भाई, प्रेस एक्ट तो आप पढ़े ही हो, और वही ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो आप बताओ कि अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे which among the following is most likely to benefit from the enforcement of the law in X, तो किसको बेनिफिट करेगा अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया, सिटीजन को, मीडिया को, अपोजिशन पार्टी को, या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को? तो सीधी सी बात है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि प्रेस पे बैन हो जाएगा, फिर वो पार्टी चाहे जैसा करे। 1856 में क्या हुआ था, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अ प्रिंसली स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, ऑन व्हाट ग्राउंड? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अवध का एनेक्सेशन किस ग्राउंड पे हुआ था, ठीक, चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग आंसर करो। अब यहाँ पे पेपर की कटिंग दी हुई है, ठीक है, और यहाँ से पूछा गया है कि which of the following is an immediate impact of the above incident? कौन सी इंसिडेंट की बात हुई? देखो यहाँ पे लिखा हेयर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन मर्डर। आपको पता है कि ऑस्ट्रियन जो प्रिंस है चार्ल्स ड्यूक, ठीक है, उनका असैसिनेशन हो गया था। तो इससे क्या हुआ था, उनके असैसिनेशन होने से, ठीक, सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिकेम टू इंडिपेंडेंट नेशन, या डेमोक्रेसी रिप्लेस्ड मोनार्की इन मेनी कंट्री। बहुत इजी है भाई, आप फट से कहोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, थोड़ा ना कंफ्यूज करना चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पे रखना चाहिए, और कोल्ड वॉर रखना चाहिए, तब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते। ऑड वन आउट करना है, इजी है, आप लोग इसको देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कॉलेज स्टूडेंट नेम्ड रोशनी इज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन अ प्रोमिनेंट इंडियन लीडर हुज कोर वर्क revolved around दलित राइट्स। Who is रोशनी most likely writing about? दलित राइट्स के बारे में, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट बना रही है। तो कौन से लीडर को जो है, मतलब एक प्रोमिनेंट लीडर के बारे में वो एक प्रोजेक्ट बना रही है जिसने दलित राइट्स के आसपास वर्क किया, तो किसके बारे में लिखेगी? सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज मेहता, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी वही है कि आपने अगर चैप्टर को अच्छे से डाइजेस्ट किया है तो आप ये चीज बता पाओगे, ठीक। तो भाई बताओ, इसमें से आपको इसमें से ये बताना है किसने दलित के लिए, किसने वॉइस रेज करी, किसने दलित के लिए काम किया, बस, ठीक है। नेक्स्ट
डैश, हाँ ये मैं पेपर सॉल्व करा दूंगा। जब मैं सैंपल पेपर आपको सॉल्व कराने बैठूंगा तो पहला पेपर मैं ये सॉल्व करूंगा, विथ रिटन आंसर आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है, तब सॉल्व करूंगा। अभी मैं पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे कि ये किस तरीके से स्पेसिफिक आंसर करवा रहे हैं कि आंसर भी नहीं बता रहे हैं सबके, ठीक है। मैं बाकायदा आंसर बता दूंगा, आंसर की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वैसे भी जब सैंपल पे मार्केट में आना शुरू होंगे, सबसे पहले इसी का सोल्यूशन लोग देंगे। डैश वाज द कॉज फॉर द रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बीच में पॉज किया गया था, फिर उसको रिन्यू किया गया था। तो रिन्यू क्यों हुआ था? फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रॉलेट एक्ट, माउंटबेटन प्लान, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। भाई सीधी सी बात है, गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब गए थे तभी उन्होंने इसको पोस्टपोन किया था, और वहां पे जब वो फेल हो गया तो वापस आके उन्होंने इसका रिन्यूअल करना चाहा, हालांकि बाद में सक्सेस नहीं हुए थे। द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ टर्म ऑफ ईयर। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बताओ भाई, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो बहुत सारे भर भर के यहाँ पे एमसीक्यू है, मुझे पता है ICSE वालों का एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। Which of the following policies of a dictator ruling over country X is most aligned with the ideologies of Mussolini during his time in power, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि which of the following policies of a dictator ruling over country X is most aligned with the ideologies of Mussolini during the time in power। जब मुसोलिनी अपने पावर में था, मुसोलिनी अपने टाइम में था, अपने पावर में था, ठीक है, तो किस तरीके से इसमें से मतलब वो क्या करता है, जैसा कि अगर कोई एक डिक्टेटर एक्स कंट्री कर रहा है, कैसे मैच करेगा? सबसे पहले क्या, प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, मतलब मिलिट्री एक्सपेंड करेगा, प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, भाई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये तो वो वाली चीजें है ना, इसको कि ये नहीं होगा, ये एलिमिनेट करने वाला है तो एलिमिनेट करते रहो। क्रिएटिंग अ हेल्थ प्रोग्राम फॉर ऑल सिटीजन इक्वली, ये डिक्टेटर ये सब नहीं करते हैं। ऑफरिंग फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, ये सब डिक्टेटर का काम नहीं होता है, डिक्टेटर का काम यही होता है कि मिलिट्री बढ़ाओ। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब्स द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी? नैम, ठीक है। अ कंट्री फॉर्म्स अ मिलिट्री अलायंस ओनली विद द यूएस, बिल्कुल नहीं, तब नैम का मतलब क्या हुआ? A country maintains relationship with both factions during the Cold War and does not take side. A country is part of religious movement advocating non-violence. A country aligns with Soviet Union and receives military aid, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो दो में से तुम ही लोग बता दो कौन सा सही होगा। चलो ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 2। अभी तक आपने कौन से देखे? ये MCQ टाइप देखे। अब अभी पार्ट 1 में ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रीड द गिवन न्यूज केयरफुली। हेडलाइन, मैसूर लोक अदालत सेटल्स 53-year-old सिविल केस इन्वॉल्विंग कन्नड़ पोएट्स किन। पोएट का नाम है किन, उनका एक केस था। दिस केस वेंट ऑन फॉर अ टोटल ऑफ 53 years इन वेरियस कोर्ट्स एंड इन्वॉल्व 10 एडवोकेट्स एंड 40 विटनेसेस। भाई ये पोएट किन का एक मामला था जो 53 years तक कोर्ट में चला, वेरियस कोर्ट्स में, 10 एडवोकेट्स इसमें लगे, 40 विटनेसेस लगे, और लोक अदालत ने उसको सेटल कर दिया, ठीक। ये एक सोर्स है news18.com की, जो 14 मार्च 2022 को पब्लिश हुई है। अब इस न्यूज के बेस पे आप बताइए कि लोक अदालत जो है, ठीक है, लोक अदालत की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बताओ भाई। तो तुरंत आप बता सकोगे कि उसने फटाक सेटल कर दिया, एनी टाइम टेकिंग नहीं है ये, ठीक है। दूसरा, वकील भाई 10 वकील रहे होंगे तो खर्चा, 40 लोग रहे होंगे तो इनके काम का नुकसान, ठीक। तो आई होप बहुत इजी है, ये पढ़ने के बाद आप आराम से इसमें से निकाल सकते हो। इमेजिन यू वर पार्ट ऑफ द जर्मन मिलिट्री इन ईयर 1919, मेंशन एनी 2 टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई व्हिच वुड इंपैक्ट यू। ध्यान रखना है, आप सबसे पहले अपने को ये इमेजिन करिए कि आप जर्मन मिलिट्री का पार्ट थे, ठीक है, एक आप जर्मन सोल्जर थे, ठीक है, और फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई को आपने विटनेस किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप पे कैसा इम्पैक्ट डालती, ये आपको बताना है, ठीक। मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस के 2 कंट्रीब्यूशन लिखने हैं। गिव 2 रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान बाय द कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट क्यों किया, इसके 2 रीजन बताओ। जबकि आपको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो डिवीजन वाली पॉलिसी थी, डिवाइड करने की, पार्टीशन, वो भी इसमें था। मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट्स, ठीक। मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस,
नेम दी 2 अलायंसेस फॉर्म्ड इन यूरोप बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, ये पार्ट 1 हो गया। अब देखो हम इसमें आप एक चीज देखोगे, यहाँ जो आपने पूरा पार्ट 1 देखा है, इसने आपकी पूरी बुक को कवर कर दिया हिस्ट्री एंड सिविक्स की। इन्होंने कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है, समझ रहे हो, कोई चैप्टर इन्होंने स्किप नहीं किया है। ठीक, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एट लीस्ट आपको पूरी बुक पढ़नी ही है एक बार में, एटलीस्ट पूरी बुक आपको एक बार में पढ़नी ही है अगर आपको 100% करना है। ठीक है, अब जब पार्ट 2 में आओगे तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो अभी हम क्वेश्चन देखने के बाद में आगे चलेंगे। पार्ट 2 है, सेक्शन ए, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। यहाँ से इसमें 3 क्वेश्चंस है, कोई 2 करने। सबसे पहला है द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहाँ से, यूनियन लेजिस्लेचर से। सबसे पहले सीधे सीधे ये जान लो। ठीक, is not only the lawmaking body but the center of all democratic political process with reference to the parliament. Answer the following questions. पहला है mention three circumstances under which the Lok Sabha can makes laws on the subject in the state list. State list के सब्जेक्ट पे कैसे लॉ बना सकती है। ठीक, जबकि आपको पता है स्टेट लिस्ट जनरली स्टेट का होता है, लेकिन लोकसभा भी उस पर लॉ बना सकती है। तो कौन से कंडीशन बना सकती है, 3 चीज आपको लिखनी है, वेरी इजी। मेंशन एनी 3 फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, और फिर स्पीकर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ऑर्डर। अब मतलब कुल मिला के आप देखो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आया है वो कहाँ से आया, यूनियन लेजिस्लेचर से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में यानी प्रेसिडेंट से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेंशन इन 3 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, और 3 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर जो है 4 कहाँ से आ गया, प्रेसिडेंट से आ गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। ठीक है, जिसमें है कि हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है। ठीक, फिर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, और फिर है नेम एनी 4 रिट्स इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से आपसे यूनियन लेजिस्लेचर का भी पूछे हो, प्रेसिडेंट का भी पूछे हो, प्राइम मिनिस्टर का भी पूछे हो, और इवन आपसे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन सेपरेट चैप्टर से आपसे पूछा गया है। राइट, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे इतने में, तो आप अगर मान लो यहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ा होता, सॉरी प्राइम मिनिस्टर आपने नहीं पढ़ा हो, हाई कोर्ट आपने नहीं पढ़ा हो, आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पढ़ा हो, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो अगर ये सब आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकल कर क्या आ रहा है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब सेपरेट से आते हैं। अब ये सब क्यों पढ़ने थे, पार्ट 1 के लिए पढ़ने थे। तो अब आप ये समझ रहे हो कि अगर आपको प्रियोरिटी बेस पे पढ़ना है, प्रियोरिटी बेस पे, तो यहाँ से आप कुछ चैप्टर्स लाइट में पढ़ सकते हो या मतलब कम पढ़ सकते हो। ठीक, ये स्ट्रेटजी यहाँ पर है। तो यहाँ से आपका सिविक्स खत्म हो गया। अब यहाँ पार्ट सेक्शन भी किसका है, हिस्ट्री का है। वैसे ही यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस दिए हैं, कोई 3 करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 1857 के रिवॉल्यूशन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 7 नेशनलिज्म से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से है, नेशनलिज्म से है, जिसमें देख सकते हो कि नेम द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, mention any 2 of its objectives, how did the press contribute to the growth of nationalism, mention any 4 repressive policies of the Lord Lytton। ये नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से, कहाँ से है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से, जो चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो पहला चैप्टर 1 से हो गया, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 2 से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द एक्सर्प्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो ये कहाँ से है, द मूवमेंट हैड जनरेटेड वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एंड, ये मास फेज वाले से है, हम ऐसे बता देते हैं कहाँ से है, ये मास फेज वाले से है। ठीक है भाई, गांधी जी यहाँ पे आ गए तो सब मास फेज वाले में है। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो इंडियन हिस्ट्री से आपने देखा कि एक क्वेश्चन मास फेज से आ गया, दूसरा कहाँ से आ गया, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से आ गया, और तीसरा कहाँ से आ गया, तीसरा आ गया किससे आ गया, आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका है जो है 1857 के रिवॉल्यूशन से, और वहीं से सारा कुछ आपका ये कवर हो जा रहा है। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा सारे स्किप कर दो, इसका मतलब ये है कि आप 1-2 चैप्टर अगर स्किप कर दोगे
ठीक, इससे 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। आप 1-2 चैप्टर अगर स्किप कर दोगे तो वो अगर आ भी जाएगा तो आपको सारे करने नहीं है ना, सभी आपको सब नहीं करने, क्योंकि इसमें से आपको क्या करने हैं, एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, सेक्शन बी में से, जो सेक्शन बी है, ठीक है, उसमें से आपको यहाँ एनी 3 करने हैं। ठीक, अब क्वेश्चन 9 देखो, ये राइज ऑफ नाजिज्म से है, क्योंकि हिटलर को आपने देख लिया तो राइज ऑफ नाजिज्म से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहीं से आपका वर्ल्ड वार का कॉजेस आपको यहाँ से निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक है, कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और गिव द फुल फॉर्म यूनिसेफ। ठीक, देखा, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन नंबर 10, 9, 8, 7 और 6, ठीक, 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको 3 करने हैं, 2 आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये पेपर आप फिर से इसको देख लो और आप इसकी स्ट्रेटजी जो है अच्छे से बना सकते हो। मैंने फिर कहा है सॉल्यूशन आपको इसका चाहिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन अभी स्ट्रेटजी के लिए, ये आपको कैसा लगा आप फीडबैक जरूर बताइए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं आपकी तैयारी को लेकर के मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई। आप अपने को क्या सोच रहे हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।